गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए हमें किन प्रीरिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो फिर आपको लगेगा कि केमिकल बॉन्डिंग एक रटने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर आपको पता है तो सच में बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने और समझने में। और वो जो दो टॉपिक्स हैं वो एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज वैलेंसी कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग को लगता है कि वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, बट ऐसा सिर्फ आपने वैलेंसी के एक टाइप को देखा है और जो टाइप आप जानते हैं वो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी है। ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम वैलेंसी कॉन्सेप्ट का यूज केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में होता है, लेकिन वैलेंसी और भी तरीके की होती है। जैसे जनरल वैलेंसी होती है जिसका उपयोग आप क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन में करते हैं, और एक होती है कोवैलेंसी। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर हम बेसिक चीजों को पहले से क्लैरिफाई करके पढ़ें तो केमिस्ट्री में रटने जैसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी मैथमेटिकल। और मेरा एक सुझाव भी है कि जिस चैप्टर में जितनी थियरी है उसको आप उतना मैथमेटिकली पढ़ें, और जिस चैप्टर में जितना मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिकल का कोई चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में उतनी आपको डीप में थियरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में महारथी बना देंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? मन में एक सवाल आता है। तो जो बेसिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे आपसे कोई पूछे कि why atoms form bond, तो आप बोलेंगे atoms form bond to gain stability। बट ऐसा आपको लगता है कि सिर्फ एटम का बॉन्ड बना लेना ही उसको स्टेबल बना देता है, बट आप धीरे धीरे सीखेंगे कि व्हाट इज द वेरी रीजन बिहाइंड द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। अगर दो चीजों में कुछ असमानता होगी तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी बाय virtue of which the atoms attract shared pair of electron cloud towards itself, shared pair of electron cloud towards itself। और ये लिख करके पढ़ना और पढ़ाना दोनों आवश्यक होता है। आजकल जो भी लोग पढ़ा रहे हैं या बच्चों को भी लगता है कि सर ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं वो आपके लिए क्लियर नहीं होने वाली। तो खैर, तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से एटम अट्रैक्ट करता है किस तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो इसी डिफरेंस की वजह से बनता है, और इसके लिए ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एक आदमी के द्वारा किया गया था, उनका नाम था पॉलिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो लिखने से ज्यादा समझना उसको बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। कि पॉलिंग साहब ने हमको क्या बताया कि जितने भी पॉलिंग वैल्यूज हैं, ऑल द पॉलिंग वैल्यूज आर एब्सोल्युटली एज्यूम्ड वैल्यूज। ये क्या बात हुई सर? तो जैसे आईआईटी में ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि जैसे जिसका मान लो कि 100 में से 75 आया, बट दैट मार्क्स दीज मार्क्स आर मैक्सिमम, तो हम लोग उसी को 10 पॉइंटर मान लेते हैं। और जो बाकी के बच्चे हैं जिनका मान लीजिए कि 75 के बाद 74 मार्क्स आया, उनको 9.9 पॉइंटर, जिनका 80 मार्क्स आया उनको 8 पॉइंटर, ऐसे। तो सबसे ज्यादा किसी चीज का एज्यूम करके और उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेडिंग में अगर सजा देते हैं चीजों को, तो उसको आप बोलते हैं कि आपने परफेक्टली एक एजम्पशन भी कर लिया और आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो पॉलिंग साहब आए और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जिसका बिहेवियर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, और उसका नाम है, पहले लिख देता हूं मैं कि विच कॉन्सेप्ट वाज दैट, इट वाज पॉलिंग्स अप्रोच टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर आप कुछ वैल्यूज को याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। जैसे एक निमोनिक है, जनरली निमोनिक का यूज आप ब्रेन मैपिंग के लिए करते हैं। निमोनिक
तो निमोनिक्स इसका है फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो, और इतना सफरिंग चलता है। मान लीजिए कि न्यूटन एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, वो काम करके घर आया हो और वापस से उनके बॉस का कॉल आ गया कि सर आपको वापस आना पड़ेगा काम करने के लिए। तो बीइंग इन प्राइवेट जॉब न्यूटन क्या करेगा, वापस जाएगा, और जब वो वापस जा रहा होगा तब उसके रूम में उसका दोस्त होगा, उस पर कमेंट करेगा कि फिर ऑफिशियली न्यूटन ब्रो, तो न्यूटन बोलेगा कि इतना सफरिंग चलता है। क्यों चलता है भाई? क्योंकि हम लोग किस जॉब में, हम लोग हैं प्राइवेट जॉब में, तो इतना तो सफरिंग झेलना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रीजन है। तो फिर से हो गया आपका फ्लोरीन, ओ से हो गया आपका ऑक्सीजन, चले बिस क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, और फिर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। These are the most electronegative element of the periodic table। इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है जानने की। अगर इतनों का याद रख लेंगे तो बाकी का हम लोग कंपैरिजन के माध्यम से कर सकते हैं। तो पॉलिंग साहब ने हमको बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44, एक स्टेप छोड़ के 3.04, फिर से ध्यान दीजिएगा 3.44, एक स्टेप छोड़ के 3.04, पीछे आके 3.17, देन 2.98 आयोडीन, 2.68, 2.58, 2.5 एंड फाइनली 2.1। जो गूगल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वैल्यू 3.98 है और ये वैल्यू 2.2 है। बट मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर एज्यूम्ड वैल्यूज, तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स में थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन की आजादी होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि यू कैन नेवर टेल दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन का कभी भी कार्बन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, बट दीज आर परफेक्टली एज्यूम्ड वैल्यूज। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज भी जो वैल्यू चल रही है, जो सिलेबस में है, वो सिर्फ पॉलिंग स्केल है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्केल आए, जैसे कि म्यूलिकन्स स्केल आया, ऑलरेड रॉको स्केल आया, बट वो सारे ही स्केल समय के साथ ऑब्सोलीट हो गए, मतलब कि आज वो प्रचलन में नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यूज बड़ी बड़ी थी। मैं थोड़ी थोड़ी बात उन सब के बारे में करना चाहता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो पॉलिंग साहब का स्केल है, पॉलिंग्स अप्रोच है, उसका हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं और कैसे वो केमिकल बॉन्डिंग को एप्लीकेशंस ऑफ मिल्क एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिंग स्केल हम लोग देख रहे थे। और एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिंग स्केल में अगर आपको मैं बताऊं कि पूरी केमिस्ट्री को इसने बहुत ही आसान बना करके रख दिया और हम लोग को हर चीज का लॉजिक दिया, जो कि बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह आप केमिस्ट्री को भी समझ के पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम लोग अब इसके बाद कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के अंदर हम लोग अब देखने वाले हैं कि किस तरह से इसने पूरी की पूरी केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बना दिया। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पॉलिंग्स अप्रोच के अंदर देखेंगे, और देखिए, तो पॉलिंग स्केल के आधार पे उन्होंने दो तरह का कॉन्सेप्ट दिया था। एक तो पूरी दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उनको आप आयनिक और कोवेलेंट में बांट सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1.7 स्केल का। 1.7 स्केल का वन कॉन्सेप्ट इज 1.7 स्केल, और एक और कॉन्सेप्ट है 0.5 स्केल, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब आप ये बताइए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पूरी तरह से बुरा ही हो, उसमें कोई भी अच्छाई ना हो? आपका जवाब होगा नहीं सर, एक दो अच्छाई बुरे व्यक्ति में भी होती है, एंड वाइस वर्सा। तो उसी तरह से दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ना हो, और कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ना हो। बेसिकली ये रिलेटिव है। तो आपको अपने दिमाग में ये एक स्केल बनाना होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग आयनिक और कोवेलेंट को बाइफरकेट करते हैं। कोई ऐसा क्लीन बाउंड्री नहीं है,
और हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अच्छा से इतने कंपाउंड आयनिक, इतने कंपाउंड कोवेलेंट, बट ये भूल जाते हैं कि एवरी आयनिक कंपाउंड विल हैव सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर एंड एवरी कोवेलेंट कंपाउंड विल हैव सर्टेन आयनिक कैरेक्टर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मेरा डेफिनेशन ही देखें तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको कि हम काई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर होता है काई, तो इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस is more than 1.7, more than 1.7, then the compound will have more ionic character than covalent character, more ionic character than covalent character, hence will be called an ionic compound, hence will be called an ionic compound. I hope कि थोड़ा बहुत तो आपको क्लैरिटी आ रहा होगा कि अगर आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा हो, आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा हो, तो हम उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें NaCl, अभी अभी आपने पढ़ा था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं 3.17 है, क्लोरीन की 3.17 और सोडियम की 0.9, जो भी बहुत अच्छे मेटल है, यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दें, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितने भी अच्छे वाले मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनकी 1 या 1 से कम होने वाली है। तो खैर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकालूं तो देखिए 3.17 माइनस 0.9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.27। खुद बताइए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज जस्ट अ फीलिंग, तो जब 1.7 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता। अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। बट आप देखो कि 1.7 से ये कितना आगे है, बहुत ज्यादा आगे, मतलब 1.7 की जगह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज 2.27, मींस द कंपाउंड हैज टू बी नॉट ओनली आयनिक, this compound has to be this compound has to be predominantly ionic। तो आप ये मान सकते हैं this compound has to be predominantly ionic। अब ये फीलिंग अपने अंदर आप डेवलप कर, देखो थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे इस बाउंड्री के आप इस साइड रहते हो, मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पर आओगे तो क्या पता चलेगा सर हमको कि एग्जैक्टली अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है, तो उसके अंदर 50% ही आयनिक कैरेक्टर भी होगा एंड उसके अंदर 50% ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसका एक ही एग्जांपल है और वो है SiO2, जिसको आप सिलिका कहते हो। तो अगर ऑक्सीजन का 3.44 होता और हमने बोला था कि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, कैसे लगाएं सर? इसलिए लगा सकते हो बिकॉज दीज आर एज्यूम्ड वैल्यूज, एक ग्रेडिंग सिस्टम के तहत पॉलिंग ने उनको अरेंज किया हुआ है। और सिलिकॉन के पास जाऊं तो इसका कितना हो जाएगा 1.8। देखिए आपकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज 3.5 माइनस 1.8 एंड यू विल योरसेल्फ गेट द आंसर 1.7। तो सिलिका ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है, या मैं बोल सकता हूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेंगे। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए पहले से क्या पता होना चाहिए, दैट इज प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप अब इस साइड का डेफिनेशन आपको पहले से पता है कि इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7, अगर जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन 1.7 होता है, देन द कंपाउंड विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन आयनिक कैरेक्टर, hence called
अ कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट CH4। CH4 तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 या 2.2, आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। तो उस केस में अगर आप देखें तो 2.5 में से अगर आप 2.5 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो ये 0.4 बचेगा। अब देख लीजिए कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि CH4 इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, क्योंकि अगर 1.7 से थोड़ा भी पीछे आता, जैसे 1.5 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर भी दैट कंपाउंड इज कोवेलेंट। बट अगर इतना पीछे आ रहा है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है, इसका मतलब कंपाउंड मुख्य रूप से कोवेलेंट है। इंग्लिश में कहें इट इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो अब आपने इस दुनिया के जितने भी कंपाउंड है, बड़े सारे कंपाउंड, उन सबको आपने दो भाग में बांट लिया ब्रॉडली। वन इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड एंड अनदर इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। बट अब हम पहले भी बात किए थे कि एक और स्केल है सर, अगर वो आपने समझ लिया तो समझिए कि आपका 80% आपकी जो फीलिंग है फॉर केमिस्ट्री वो डेवलप हो जाएगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, इफ देयर इज अ रीजन, इफ देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, देन देयर इज नो एक्सेप्शन। तो हम लोग केमिस्ट्री में, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कभी भी एक्सेप्शन वर्ड का इस्तेमाल पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे उतने मेच्योर हो जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी आगे की यानी ग्रेजुएशन की थोड़ी सी जो जानकारियां वहां की किताबों में वो समेट के मैं दे देता हूं, और थोड़ी सी पीछे की जो 9th-10th में आपने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, उन पाप को मैं धो देता हूं। तो बीच का एक बड़ा अच्छा सा एक कंटेंट निकल करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, हमने यहाँ पर 1.7 स्केल देखा और मैं आपको बता भी रहा हूं। ये पेज चेंज करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। We will start our new concept based on Pauling's scale, जो मैं अभी बोल रहा था कि that scale is called 0.5 scale of electronegativity, that is called 0.5 scale। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर आप देखें तो मैंने पहले स्केल के अनुसार क्या किया कि दुनिया के जितने भी कंपाउंड है सबको ब्रॉडली दो भागों में बांट लिया था। हमने आयनिक कंपाउंड कहा था और कोवेलेंट कंपाउंड कहा था। लेकिन कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड भी हैं जिनके अंदर आयनिक नेचर अच्छा खासा होता है, और इसका एक बहुत अच्छा पैमाना है। आपने सुना होगा गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो भी चीज पानी में घुलती है वो जितनी अमाउंट में घुलती है उतनी ही ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। आपने बोला ये क्या कह रहे हैं सर, तो आप समझिए इसको कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड, मान लीजिए इथेनॉल है, अल्कोहल है, लेकिन वो पानी में बड़ा अच्छा ब्लेंड होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। इसका मतलब उसमें भी तो कोई ना कोई गुण ऐसा रहता होगा जिसके वजह से वो पानी में सोल्यूबल होता है, तो दैट इज आयनिक कैरेक्टर। तो 0.5 स्केल देखें अगर, तो बड़ा अच्छा सा बाइफर्केशन है यहाँ पर भी। ये कंपाउंड को दो भागों में बांटता है, एक को बोलते हैं PCB, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे को कहते हैं NPCB, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 0.5, is more than 0.5, then the compound will be, then the compound will be पोलर कोवेलेंट, PC कहा जाएगा। और अब आप समझ चुके हैं कि 0.5 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आता है देन इट विल बी कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, NPCB। तो आपने पूरे कंपाउंड्स को बांट लिया। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी भी किया था, CH4 का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल, कि ये बहुत ही कम आयनिक होता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कोवेलेंट होता होगा, और इस वजह से ये, सॉरी ये PCB का एग्जांपल नहीं है, ये NPCB का एग्जांपल। तो आपने यहां पर देखा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH या C2H5OH का एग्जांपल है, तो इसके अंदर ये जितने भी बॉन्ड आप देख रहे हो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज कि यहां पर देखो, तो ये सारे बॉन्ड जो CH वाले हैं, दीज आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो एक बॉन्ड इसमें है, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, PCB है। और जैसे ही पानी में जाता है ये बॉन्ड टूट जाता है,
और पूरे केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई कंपाउंड गया, अगर वो कंपाउंड घुलेगा, एक भी बॉन्ड टूटेगा तो वो कंपाउंड पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो इसीलिए हमने कंपाउंड्स को दो पार्ट में बांटा है, एक को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नॉन पोलर कोवेलेंट की बात करूं तो मैं फिर से अपना प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट को लाऊंगा, और आपको पता है कि इनके बीच के एटम कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है वो 2.5 माइनस 2.1 या 2.2, तो ये 0.4 के अप्रॉक्स आता है और ये 0.5 से कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि मीथेन गैस वाटर में इनसॉल्युबल होती है, या ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ कार्बन CH बॉन्ड हो, सिर्फ CH बॉन्ड्स हो, वो इनसॉल्युबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लीजिए आप एक बार, और आगे अगर हम लोग देखें, अब थोड़ा सा और हम लोग अंदर चलते हैं कि हमने दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, इन सारे कंपाउंड्स को पहले दो भाग में बांटा। 1.7 स्केल के आधार पे पहले हमने इसको, और ये 1.7 स्केल कहां से आया है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलिंग कॉन्सेप्ट। तो 1.7 स्केल के आधार पे हमने सारे कंपाउंड्स को दो भाग में बांट लिया ब्रॉडली। एक को हमने कहा आयनिक कंपाउंड, एक को हमने कह दिया आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरे को हमने कहा कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरे को हमने कहा कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब फिर से कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर हमने 0.5 स्केल इंट्रोड्यूस किया, और जो कंपाउंड्स थे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, एटम्स के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा था, उनको हम लोग पोलर कोवैलेंट नाम दे दिए थे, अगर आपको याद हो। और अगर 0.5 से कम था तो हम लोग इसको नॉन पोलर कोवैलेंट नाम दिए थे, नॉन पोलर कोवैलेंट। उम्मीद करते हैं कि इतना सारा ज्ञान आपको अब तक मिल चुका है और आपको इंपॉर्टेंस पता चल चुका है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्या सर सारे कंपाउंड्स का क्लैरिफाई हो गया, सारे कंपाउंड का क्लीन हो गया कि अब हम लोग कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देन आई वांट टू टेल यू कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके लाइफ से एक्सेप्शन को हटा देगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फाजांस रूल। बाद में मैं समराइज कर दूंगा तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के, तो आपके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड है, या दुनिया के अंदर जो भी आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके अंदर क्या बाइफर्केशन होता है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो हम लोग करके देखते हैं। देखिए, अब मैंने बोला यहाँ पर आपको कि आपका जितना भी अब बचा हुआ एक जोन है जिसमें जिसके कंपाउंड आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर आ जाता है फाजांस रूल। गौर से सुनिएगा, पहले समझ में नहीं आएगा, ये मैं खुद कह रहा हूं, बाद में मैं समझाऊंगा कि when the cation size is very small and anion size is very large, then the cation will completely get engulfed by the anion, and the cumulative electron cloud of both of them will start delocalizing over the surface, thereby losing the ionic character। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। when the cation size is very small, जब कैटायन का साइज काफी कम हो, साइज इज वेरी स्मॉल, एंड एनायन साइज इज वेरी लार्ज, anion size is very large, then the cation will completely get engulfed, completely get engulfed by the anion, and cumulative electron cloud of both of them, will start delocalizing
over the surface, thereby losing the ionic character. आप लोग भी लिख करके पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है सेम शब्दों में, बट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अगर आप आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को बाइफरकेट कर सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड को फिर फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट में। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन, जो पानी में थोड़े से घुलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन, जो बिल्कुल ही नहीं घुलते हैं या स्पेरिंगली सॉल्युबल कहलाते हैं। खैर, तो अब ये बात क्या है सर, तो इसको पहले आप एक बार देख लें, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। और अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ और इस बात को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि अगर आपके कैटायन का साइज बहुत छोटा है, तो ये पॉजिटिव, ये मैं कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये देखिए यहां पर मैं एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये निगेटिव। तो जब कैटायन की तुलना में एनायन बहुत बड़ा होता है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी मान लीजिए कि 300 नैनोमीटर से ज्यादा है। ये डिस्टेंस क्या है, ये वंडरवाल फोर्स के एक्ट करने का डिस्टेंस है। मान लीजिए कि अभी ये डिस्टेंस ज्यादा है, ग्रेटर देन है 300 नैनोमीटर। दिस डिस्टेंस इज मोर देन 300 नैनोमीटर। मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूं मोर देन 300 नैनोमीटर। तो ये क्लाउड देखिए, यहाँ पर क्लाउड एकदम स्फेरिकल सा है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि अभी क्लाउड अपना सिमेट्रिकल है, क्योंकि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उनका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो हम लोग एक क्लाउड के रूप में करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी आप अगर कभी भी कैलकुलेट किए होंगे तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 8, 9, 14 इस तरह का आता है। तो आप खुद सोच के बताओ कि जिस एटम का डायमेंशन एंगस्ट्रॉम में होता है और उसके चारों तरफ अगर कोई चीज 10 टू द पावर 9, 10 के ऑर्डर में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के साथ घूमे, तो वो कहाँ मौजूद होगी, तो वो हर समय हर जगह मौजूद होगी। इतनी तेज घूमता है कि हर समय हर जगह मौजूद होता है। हर समय हर जगह कोई चीज मौजूद हो तो वो या तो क्लाउड हो सकता है या तो एक धुआं, मतलब एक समझ सकते हैं आपकी वेव की तरह उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिमेट्रिकल क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर कैटायन को ये देखेगा तो इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड। तो थोड़ी देर के बाद जब डिस्टेंस 300 नैनोमीटर से कम होगा तो आप देखिए कैटायन यहाँ है और एनायन कुछ ऐसा बन गया है। अब आप देख रहे हो, पहले इसकी बाउंड्री मेरे बच्चों यही तक थी, लेकिन अब इस एनायन की बाउंड्री कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक गई है। जरा गौर से देखिएगा। तो अब आप अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है बच्चों, ये इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि केमिस्ट्री इज नॉट टफ, द टर्म्स आर टफ। पोलराइजेशन मतलब क्या, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होना ही पोलराइजेशन कहलाता है। आपने बोला अच्छी बात है सर। तो जब ये इसके तरफ एक बार अट्रैक्ट हो गया और ये डिस्टेंस 300 नैनोमीटर से कम हो गई, तब ये रुक नहीं पाएगा, तब ये पूरी तरह से इसको निगल लेगा, इनगल्फ कर लेगा। और फाइनल जो इसका पिक्चर बनेगा, ये है आपका कैटायन और ये है आपका एनायन, और इन दोनों का क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्यूमुलेटिव मतलब सर, क्यूमुलेटिव मतलब दोनों का मिला जुला इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये विल स्टार्ट डीलोकलाइजिंग ओवर द सरफेस। अब जो मैं बात कहने वाला हूं, मैंने पहले ही कहा है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, कि आप कितना फील कर पाते हो। अब देखो जरा, जो भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते हैं, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 6 होती है। तो मैंने एक लोन पेयर बना दिया, तो दो दो 4 इलेक्ट्रॉन इधर, पांचवा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में और छठवा भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। अब क्या होगा, वाटर क्यों चीजों को अपने अंदर घोल पाता है, इसी के वजह से ये लोन पेयर के साथ किसी चीज से जाकर के जुड़ता है। और बताइए कि इसका खुद का क्लाउड जो निगेटिवली चार्ज है वो ऊपर इसके घूम रहा है, और इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अब कोई डिस्टेंस नहीं रह गया। अगर एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड में डिस्टेंस हो, वहां पर जाके पेनेट्रेट करता है ये बॉन्ड और उस बॉन्ड को तोड़ देता है, चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। लेकिन अब कैटायन और एनायन दोनों मिल करके एक हो चुके हैं, दोनों मिल करके एक हो चुके हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या ये इसको घोल पाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर,
इसलिए क्योंकि अब कैटायन और अनायन के बीच में कोई सेपरेबल डिस्टेंस नहीं है। पानी की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग एक कांस्टेंट की मदद से मेजर करते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है पानी का, जो कि 80 है। अगर आप गूगल वाले बच्चे हैं तो आप 78.92 समथिंग पढ़ते होंगे, बट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी का है तो वो वाटर का है। दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो अब आप तीन चीजें देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सर, तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि LiCl आयनिक है कि कोवेलेंट है। हमने पहले ही आपको कहा कि लिथियम अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, आपको शायद याद भी होगा, हेलिना करे रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पोजीशन के कारण है, इसका मतलब अल्कली मेटल का जो पहला ग्रुप मेंबर है वो है लिथियम, जो कि एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, अजीब बर्ताव करता है। बाकी जो काम करेगा वो ये नहीं करेगा, और ये जो करेगा वो बाकी नहीं करेंगे, वो बात की बात है। तो लिथियम जब एक एटम, सबसे छोटा एटम है अपने ग्रुप का, क्योंकि हाइड्रोजन इस ग्रुप का है नहीं, तो आपको अगर पता हो, जो कि शायद पता होगा, तो लिथियम मान लीजिए कि Li+ अगर कैटायन ये बनता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तो पहले की तुलना में और छोटा हो जाता। और क्लोरीन जो पहले Cl था, अगर एक इलेक्ट्रॉन और उसके पास रहने आएगा तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा हो रहा है, एनायन का साइज एब्रप्टली बढ़ रहा है। तो फिर से यहाँ पर हम लगा सकते हैं फाजांस रूल, फाजांस रूल। और इसको होना तो चाहिए था आयनिक, क्योंकि अल्कली मेटल के साथ है, बाकी सारे क्लोरीन के साथ NaCl, KCl, RbCl, CaCl सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट LiCl का कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा सर, कोवेलेंट। अब आप कहोगे सर एक्सेप्शन है, हम कहेंगे नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। इफ देयर इज एन एक्सप्लेनेशन देयर इज नो एक्सेप्शन। हमने पहले ही तय किया, हम सब लोगों ने बैठ करके, कि इफ द कैटायन साइज इज वेरी स्मॉल एंड एनायन साइज इज वेरी लार्ज, then anion will get polarized towards the cation, then it will completely engulf it, and now water do not have the privilege to break the bond, to separate them। और जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक ये चीजें इसके अंदर घुलेंगी नहीं। तो अब यहाँ तक हमारे पास क्लैरिटी आ चुकी है और हम इसको समराइज करेंगे। देखिए समरी बहुत जरूरी होती है हर जगह पे। फिर से आइए, फिर से एक बार देखते हैं। फिर से हमने अब क्या किया है, दुनिया के जितने भी कंपाउंड है बच्चे, दुनिया के जितने भी कंपाउंड है, तो हमने सारे कंपाउंड्स को दो भाग में बांटा, और इसमें हमारी मदद की पॉलिंग साहब ने। सारे कंपाउंड्स को हमने दो भाग में बांटा, एक को हमने कहा आयनिक कंपाउंड और दूसरे को हमने कहा कोवेलेंट कंपाउंड, और बीच में हमने जो स्केल यूज किया उसका नाम है 1.7 स्केल। फिर हमने सारे कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं घुलेंगे, बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड भी हैं जो पानी में घुलते हैं, इफ दे आर एटलीस्ट हैविंग वन पोलर बॉन्ड। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें थोड़ा सा, तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हमने दो कैटेगराइजेशन फिर से किया, और यहाँ पे हमने पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में बांटा। और यहाँ जो हमने स्केल यूज किया, दैट स्केल इज नथिंग बट 0.5 स्केल। आपने कहा ये भी बात सही है सर, मान गए आपकी। और फिर हमने आपको एक एडिशनल टॉपिक पढ़ाया कि इन दोनों के अलावे भी कुछ कंपाउंड आपकी जद से बाहर निकल जाएंगे, आपकी कैपेसिटी से बाहर निकल जाएंगे, और उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने एडिशनल कॉन्सेप्ट के रूप में आपको पढ़ाया फाजांस रूल। और जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो कि आपके दायरे से बाहर निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें सर LiCl कैसा होगा, आयनिक कोवेलेंट, तो आप धड़ाक से कहेंगे कोवेलेंट। ऑन व्हाट बेसिस, तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाजांस रूल। सिंस फाजांस रूल इज बीइंग एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई इट इज कोवेलेंट। मैं आपसे पूछूं कि BeCl2 कैसा होगा, तो आपको पता है कि जब भी कोई एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यानी वो कैटायन बनता है, तो उसका साइज छोटा होता है। और यहाँ देखिए बेरिलियम पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करके B+ बनाता होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके B2+, तो इसके तो दो फैमिली मेंबर बाहर चले गए। तो एटम के जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो शेल श्रिंक हो जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इतना समझिए, जब भी एटम कैटायन में तब्दील होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, जबकि जब वो एनायन बनेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। फिर से वही बात है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कोवेलेंट। अगर आप देखें AlCl3, याद करिए ग्रुप 13, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, अगर आपको याद हो,
और अब इसमें एक और जुड़ गया है निहोमियम NH, जिसका एटॉमिक नंबर 113 होता है। आपको पता होगा कि अब अपना पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से फिल्ड है। और यहाँ पर देखें तो Al3+ में जाएगा और 3 मोल Cl-, तो यहाँ क्लोरीन फिर से बड़ा हो गया। और एल्युमिनियम से देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो साइज श्रिंक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो साइज छोटा होता है और ज्यादा। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकला, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात मैं बता रहा हूं, तो साइज एक पॉइंट चार्ज जितना हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा कि AlCl3 भी कैसा होगा, मुख्य रूप से ये भी कोवैलेंट ही माना जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है पॉलिंग स्केल के आधार पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, उसका समराइजेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। ये सारी समरी है। अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे ध्यान से तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अभी तक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग को चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही थी, बिकॉज हम लोग को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज याद नहीं थी। मैं फिर से याद दिला दूं, फिर ऑफिशियली न्यूटन ब्रो इतना सफरिंग चलता है, 4 3.44, एक स्टेप छोड़ के 3.04, पीछे आके 3.17। क्यों मैंने इसको ऐसा किया, क्योंकि 4 का हमको रिपीटेशन मिल रहा है जो मेरे दिमाग में ब्रेन मैप हो जाएगा। देन 2.98, 2.68, 2.58, 2.5 एंड 2.1 फॉर हाइड्रोजन, या 2.2 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या सर इतना ही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? तो मैं अब इसको थोड़ा सा एडवांस की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट में 3 लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैंने आपको जैसा कि पहले ही कहा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट 3 लोगों के योगदान से बना था, जिसमें आज जो हम लोग प्रचलन में है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट वाज पॉलिंग्स अप्रोच। सेकंड था म्यूलिकन्स अप्रोच, म्यूलिकन साहब ने अपना स्केल दिया। और थर्ड था ऑलरेड रॉको स्केल। तो मैं, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको जानना चाहिए, इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे म्यूलिकन साहब आए और इन्होंने कहा म्यूलिकन्स स्केल, इसको इन्होंने प्रोपाउंड किया, हिंदी में प्रतिपादित कहना कहते हैं। तो म्यूलिकन स्केल जब इन्होंने दिया तो इन्होंने कहा कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या काई वैल्यू निकाली जाती है उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 करके। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय एन एटम विच इज इलेक्ट्रोनिगेटिव व्हेन इट गेट एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन को पाता है तो खुशी खुशी में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर देता है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और ये ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाता है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स के कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स के कन्वेंशन को फॉलो करने वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको डेल्टा EgH- से डिनोट किया जाता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसके बारे में। लेकिन देखिए, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। तो हर एटम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेके कितना एनर्जी रिलीज करता है, वो आज तक सारे एटम का डेटा आज तक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो सिंस दिस वैल्यू कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 2 एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई it worked as the limitation of Millikan scale. After that, the values found by Millikan scale are 2.8 times larger, are 2.8 times larger than Pauling scale. बहुत ध्यान से समझिएगा कि Millikan scale की वैल्यूज लगभग 3 गुना ज्यादा, यानी कि 2.8 टाइम्स लार्जर आई किसके? पॉलिंग स्केल के। इसीलिए भी ये पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि जब हमको एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यू उठा के लाना है तो भैया वो कौन सा बुरा है, तो पॉलिंग स्केल कौन सा बुरा है। वहां भी हम लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर मान लो कि दुनिया में, इस दुनिया में सिर्फ अकेले आप ही हो, तो क्या आप नीट की तैयारी करोगे? क्या आप जेई की तैयारी करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। दीज आर ऑल रिलेटिव। जब आपके सामने कोई है जो नीट क्रैक किया है, तब आपका मन करेगा या तब आपका नीट निकालना जरूरी हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई एटम आइसोलेटेड कहीं बैठा हुआ अकेला, तो उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई मीनिंग नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। जब आपके पास कोई आता है तब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो या देते हो। और यही शेयरिंग, यही कंप्लीट ट्रांसफर बॉन्डिंग का बेस है। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस बेसिस पे कर रहा है, आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी।
आगे बढ़ते हैं, और ये था मिल्युकन स्केल के बारे में इतना ही पढ़ना है कि आपको काई की वैल्यू आई प्लस ए बाई 2 होती है, और ये 2.8 टाइम्स लार्जर देन पॉलिंग वैल्यू जाती है, इसलिए ऑब्सोलीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं, और एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है, जो पढ़ के हम लोग इसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑलरेड-रॉको स्केल। तो जब भी विज्ञान के अंदर कोई भी टर्म इजाद होता है, किसी भी टर्म का डिस्कवरी होती है, तो काफी सारे साइंटिस्ट आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो ये साइंटिस्ट और थोड़े से आगे बढ़ गए, और उस समय तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स डेवलप हो चुका था। आपने सुना होगा शायद इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट एंगल वगैरह निकाल सकते हो। उसके अलावा आपके पास और भी टेक्निक्स होती हैं, जिनका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी चीजें तब तक डेवलप हो चुकी थी। तो ये ऑलरेडी, और दैट टू, ये सारा चीज डेवलप हो रहा था एक ही कंट्री में, जिसका नाम था जर्मनी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हिटलर वाज फेनेटिक अबाउट एटम। वो एटम के पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, तो सबसे ज्यादा इनिशियल एडवांसमेंट आपको जर्मनी में ही दिखेंगे। खैर, तो ऑलरेड-रॉको स्केल क्या है? ये कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज निकालनी है, तो ये हो जाएगा 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर कोवेलेंट का स्क्वायर प्लस 0.744। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको नहीं जाना है, बस आप इतना समझो कि जेड इफेक्टिव को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, देन यू हैव टू गो टू स्लेटर्स रूल। आपको इस रूल के पास जाना होगा। ये रूल भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की डिमांड करता है, कि बहुत सारा चीज इसमें भी एक्सपेरिमेंटल है, कि किसका शील्डिंग और स्क्रीनिंग कोफिशिएंट कितना होता है, वगैरह वगैरह। अगेन बताइए, आर कोवेलेंट, किसी भी एटम का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? दिस इज अगेन एक्सपेरिमेंटली फाउंड ओनली। तो भैया, इसीलिए एक्सपेरिमेंटली, तो इसीलिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर किसका स्केल रहा। तो आपका खुद ही जवाब होगा कि सर, इसमें सबसे सिंपल तो पॉलिंग साहब का स्केल लग रहा है, क्योंकि जब यहां भी हमको वैल्यूज कहां से डालनी है, एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट करके डालनी है, तो जो हमने एज्यूम किया वो कौन सा बुरा था। कुल मिलाकर अब मैं 2 मिनट के अंदर सब कुछ समराइज कर दे रहा हूं आपके सामने। और आपको क्या चाहिए बॉन्डिंग के लिए? प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट के अंदर 2 कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। एक तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। मैंने बोला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एटम अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपने कहा कि अच्छी बात है। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया आपके लिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम गेट्स एन इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी अपना फिर ऑफिशियल न्यूटन ब्रो, इतना सफरिंग चलता है, इसमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो किसी किसी थोड़ा सा एनर्जी वो रिलीज करेगा। और आपको पता है, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। खैर, उसके बाद हमने देखा कि जो पॉलिंग की वैल्यूज थी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी वैल्यू है, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट मायनों में कोई मतलब नहीं। एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तभी खुल के आएगी सामने जब वो किसी दूसरे एटम के पास जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंदर पॉलिंग साहब का स्केल एक डिराइव्ड स्केल नहीं है, वो एज्यूम्ड स्केल है, इसलिए हम लोग वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद 1.7 स्केल आया, उसने बड़ा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया। फिर 0.5 स्केल आया। फिर जो बचा कुचा कंपाउंड तकलीफ दे रहा था, उसको फाजांस रूल ने पूरी तरह से सेग्रीगेट कर दिया, और हम लोग आयनिक कोवेलेंट समझ गए कि होता क्या। अब उस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, तुमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको मैक्सिमम वैलेंसी, जनरल वैलेंसी और कोवेलेंसी समझ में आना चाहिए, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आया म्यूलिकन स्केल। म्यूलिकन स्केल में दोनों वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल थी, तो एक्सपेरिमेंट से निकलने के बाद ही वहां से आप कैलकुलेट कर सकते थे। और दूसरी चीज कि म्यूलिकन स्केल की वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स लार्जर देन पॉलिंग स्केल। और हमको बहुत सारे फॉर्मूलाज में जो इंपिरिकल फॉर्मूला होते हैं, जैसे ये भी एक इंपिरिकल फॉर्मूला है, द फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट एंड नॉट डिराइव्ड बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से निकाला है, तो वो आपका एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। बट ये कैसा फॉर्मूला है? दे आर ऑल इंपिरिकल फॉर्मूला। साइंटिस्ट लोग अलग अलग एटम्स के साथ बैठ के ट्राई किए होंगे, जितने से वैल्यू कम ज्यादा रही होगी उतना जोड़ दिया, उतना गुना कर दिया। तो ये सारा ही चीज हमको ये बताता है कि आज की डेट में जो वैल्यूज आपको चाहिए,
जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज यूज होने हैं वो सिर्फ पॉलिंग स्केल से यूज होंगे। कई लोग क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कंफ्यूज रहते हैं गूगल देवता की मदद से, तो आप लोग वो सब ना करें, जो मैंने लिख दिया उसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर पढ़ने के टाइम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।